अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप देख रहे हैं ओपन स्टूडियो। मैं हूं अब्दुल खालिक दरवेश। आप जानते हैं, मैं आपकी मुलाकात कराता हूं ऐसी शख्सियात से जो पहले शायद आपने मीडिया पे कम देखी हों, लेकिन वो इस लायक होती हैं कि उनकी उनसे बात की जाए, उनसे बात सुनी जाए। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं सूबेदार मेजर लाल खान। आप इस धरती के सपूत हैं। आपका ताल्लुक खानपुर तहसील चकवाल से है। आप पीएमए काकूल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते रहे हैं। आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी ऑनर है उनको ट्रेनिंग देना, कि जो मिलिट्री के कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। तो बहरहाल एक अच्छी खासी सर्विस करके बहुत बाइज्जत, बहुत ऑनर के साथ, बहुत मेडल्स के साथ रिटायर हो गए और इस वक्त भी बहुत अहम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट चकवाल। यकीनिए, यकीन जानिए, ये बड़ी ऑनर है। वालेकुम जनाबे वाला। वालेकुम सलाम जी। आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक दरवेश भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा पाकिस्तान और चकवाल की धरती की जो मिट्टी की है उसमें कुछ न कुछ वफाद ढूंढते रहते हैं। आज भी आपने मुझे जो ढूंढा है, आपकी ये बहुत बड़ी मेहरबानी है। और हम इस धरती के लिए, इस मुल्क के लिए जितना काम करें इतना ही कम है। और आप जैसे जो हमारे भाई हैं, जो इस बैक और कलम की जंग लड़ रहे हैं, सिपाही फौज का बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, आप इस जमाना अमन में रहकर अपने मुल्क की खिदमत करें, ये कोई गाजी से कम रुतबा नहीं है। तो जनाबे मेजर सूबेदार मेजर लाल खान साहब, मैंने हमेशा आपको उस जैकेट में देखा है जिसमें आपके बहुत सारे मेडल लगे हुए हैं, आपकी ऑनर्स लगी हुई हैं। आज चूंकि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपको पता भी नहीं था कि आज आपका वहाँ पे इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई आपका मुंतज़िर है, इसलिए। और मैं एक और भी आपसे इंटरव्यू करना चाहूँगा जिसमें आपने वो जैकेट पहनी हुई हो जिस पे आपके सारे मेडल नज़र आते हैं, और दूर से पता लगता है कि आपने बहुत सारी नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी। जनाबे सूबेदार मेजर लाल खान साहब, अब कब रिटायर हुए? कब आपकी सर्विस स्टार्ट हुई, कब आप रिटायर हुए? मैं जनाब सर्विस मेरी ज्वाइन मैंने की है पाकिस्तान आर्मी 1983 में, जून 1983 में। और मैं रिटायर्ड हूँ जनाब 2011 में। और उसके बाद मैं चला गया तो ये बैक। कितना हो गया? ये तकरीबन मैंने 30 साल आर्मी की सर्विस की है जी। तो उसके बाद आप बैरून मुल्क चले गए? उसके बाद मैं फिर बहरीन चला गया। वहां पर मैंने कोई 10 एक साल सर्विस पर बहरीन एकेडमी में की है। वहां अच्छा अच्छा, पर मैं, आप वहां पे भी आप मिलिट्री को ट्रेनिंग देते रहे? जी मैं वहां पर भी पुलिस को वहां पर ट्रेनिंग देता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज़रा फौजी सब्जेक्ट हंस के वहाँ पर था। वहाँ पर ज़बान लैंग्वेज भी आपको पता है, अरबी लैंग्वेज है। कैसे फिर आप कुछ अरेबिक सीखी पहले जी आपने? मैंने अरबी लैंग्वेज कोर्स किया है, उसके बाद मैंने अरबी सीखी है। और फिर उसके बाद हमारे वहाँ के लोगों को, जो वहाँ पर पुलिस थी हमारी, बड़े ट्रेन शुदा पुलिस है, हम उनको अरबी भी में ही वेपन पढ़ाते थे और पब्लिक डीलिंग पढ़ाते थे। कैसे आपने गाड़ी को चेक करना है, यानी तमाम जो पुलिस के काम है वो हम उनको वहाँ पर ट्रेनिंग देते थे। तो ये देखें कि पाक फौज जो है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे बुग़्ज़ रखने वाले अफराद तो हैं, लेकिन पाक फौज का पूरी दुनिया के अंदर नाम है। आप देखें कि एक सूबेदार मेजर रिटायर्ड हों और उनके पास बैरीन बैरीन की बात करें तो कोई वसाइल की कमी तो नहीं है ना? कोई कमी है? वो किसी को भी हायर कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान के रिटायर्ड सूबेदार मेजर को वहाँ पे एक बड़ी ऑनर मिली, ये वहाँ पे पुलिस को ट्रेन करना। तो कितना अरसा सर आपने किया? हालांकि भाई ये जो है ना, ये पाकिस्तान आर्मी का नाम तो शुरू से ही बहुत ऊंचे लफ्जों में और बड़े लफ्जों में लिया जाता है। लेकिन कुछ जो है ना, वो दबा हुआ था नाम कई लोगों की वजह से। जब हमारा का हक होता है, या जब हम एक मुआहदा करते हैं सऊदीया के साथ, खदमैन अरमान शरफैन का और दफ़ा अरमान शरफैन का, और हमें मिल जाता है एक नाज किस्म का फील्ड मार्शल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो फिर हमारे मुल्क की किस्मत जाग जाती है। और मुल्क हमारा, मुल्क दुनिया में
सुपर पावर कहने को तो बहुत सारे बने हुए मुल्क दुनिया में हैं, लेकिन 5-6 चीज़ों जिस मुल्क के पास होती हैं, पहला जो चीज़ होता है वो जज्बा ईमानी होता है। दूसरा होता है आपका इत्तेहाद, यानी कौम और फौज में इत्तेहाद। तीसरी चीज़ होती है आपकी दफा, जो आपके पास कितना आपने हम अगर गरीब मुल्क होने के बावजूद हम अपने दफा से गाफिल नहीं हुए। दुश्मन जो बहुत बड़ा हर वक़्त घात लगा के बैठा हुआ, तो अगर नहीं करेंगे तैयारी तो फिर क्या होगा? चौथी जो मैं बात करने वाला था वो था आर्मी, एयरफोर्स और नेवी नेवी। ये बड़ी किस्मत वाले मुल्क होते हैं जिनके पास ये तीनों फोर्सें तकड़ी होती हैं। किस्मत वाले मुल्क उन पाँच चाल हमारे यहाँ तवाज़ुन है तीनों में। हमारे पास तवाज़ुन है, फिर हमारी कौम में बड़ी दुआएं और तवाज़ुन है। जज़्बा ईमानी है, जज़्बा शहादत कौम में भी है। मैं सर आपको बताऊं, मैं एक बॉर्डर पे था, वहां पर मैंने अपने इंडिया के जो हमारे फौजी थे वहां पर, तो वो हमारे लोगों को कहते थे कि यार हमें नहीं हमें बॉर्डर जब आपने क्रॉस करना है हमें नहीं मारना है, पीछे मारे जाकर जो मर्जी कार्रवाइयां करते हैं सबको मारना है, हमें नहीं मारना है। यानी मौत का इतना डर होता है उनको। हम हमारा एक सिपाही जो खड़ा होता है वो कहता है पहले मुझे मारो तो फिर आगे आप जा सकते हैं। ये एक थोड़ी जो डिफरेंट है हमारे में और इंडिया में या काफर मुल्क में या गैर मजहब में, वो ये है कि हमारा सिपाही मरना भी फख्र से, मरता भी फख्र से, जीता भी फख्र से। मरता भी कौम के लिए, जीता भी कौम के लिए। ना उसको कोई लालच होता है ना कुछ। बहुत कम सैलरी भी तो अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाहें अच्छी हो गई हैं। मैं जब भर्ती हुआ तो मेरी टोटल तनख्वाह जो थी वो 380 रुपए थी। अच्छा, जब आपने सन कौन-सा सर 1983 1983 से 1 जून आपकी कितनी ₹380 तीन सौ तनख्वाह? अस्सी रुपए में मैं भर्ती हुआ था। अभी ₹380 घंटा पे भी बंदा नहीं मिलता। 1 घंटे की उजरत भी 380 पे बंदा नहीं मिलता। लेकिन फ़ौज पाकिस्तान के अवाम का फ़ख्र है। ये सिर्फ़ पैसे हर बंदे की ज़रूरत है, मगर जो लोग जाते हैं वो सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं जाते हैं। पैसों के लिए नहीं जाते हैं। हम जब सहन करते हैं ना, अपना कंडक्ट सहन करते हैं। आप देखोगे जब हमारे पायलट जा रहे थे इंडिया में, जब जहाज गिराने, उन्होंने एक कंडक्ट सहन किया है। और उस कंडक्ट में लिखा होता है कि आप वापस भी ना आए, ना ही आ सकते, ये भी उसमें लिखा होता है। लेकिन बंदा खुशी से सहन करता है कि मैं जा रहा हूँ, उसको पता होता है मैंने जाना है। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल दूंगा इन्फेंट्री की, कि हम जब FUP की एक जगह होती है जहां पर कहते हैं फॉर्मिंग अप पॉइंट, यहाँ पे हम दुश्मन के बिल्कुल करीब जाकर अपनी फॉर्मेशन बनाते हैं लड़ने के लिए। अभी दुश्मन मोर्चे में बैठे हुए हैं, हम ओपन ग्राउंड में जा रहे हैं उसकी तरफ। तो वहां पर एक जज्बा होता है जो बंदे को आगे गोली की तरफ लेकर जाता है। अदरवाइज मुझे भी पता है कि 1500 मीटर या 1000 मीटर पे मेरा जो दुश्मन बैठे हुए घात लगाकर, गन लगाकर, उसने मुझे मारना है, मुझे पता है। लेकिन एक जज्बा होता है जो ईमान का, वो कहता है नहीं आगे जाना है, पीछे नहीं वापस आना है। मैंने अपनी 30 साल सर्विस में पीछे मुड़ते हुए सिपाही नहीं देखा है, पीछे मुड़ते हुए कोई अफसर नहीं देखा है। हमारे अफसरों की ये खूबी है कि लीडिंग टू द फ्रंट, वो फ्रंट से लीड करते हैं। 10 बंदे भी जाएंगे तो साथ है कि हमारा अफसर जाएगा, जबकि इंडिया का ये नहीं है। इंडिया की पूरी पूरी कंपनी है, उनका जेसी को भेज देते हैं, वो मरवा के वापस आ जाता है। ये देखें, आपने गुफ्तगू सुनी, शाम तक हम इनसे बातें सुनते रहें, अमली बातें, अमली थ्योरेटिकल नहीं, बातें नहीं खत्म होंगी। मगर मैं मुंतज़िर हूँ जब अपनी ये वो जैकेट पहनेंगे, पहनकर फिर कहेंगे हाँ जी मुझे इंटरव्यू करें, और उस वक़्त फिर हम आपसे बात करेंगे। आपसे वादा है, हम आपसे मुफस्सल बात करेंगे, तफ़सील से बात करेंगे। आखिरी कुछ बात आज ज़रा बहुत ही इख्तिसार से चूँकि बात करनी थी, तो कुछ आखिरी बात कह दें और फिर बाकी बातें आइंदा के एक मुफस्सल इंटरव्यू पे रखते हैं। मैं एक पूरी कौम से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जिसमें तकरीबन 10% अभी लोग रह गए हैं। आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले बहुत सारे लोग थे, आप यूं समझ लें कि 60-70% लोग थे जो फौज के खिलाफ बोलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मोदी ने एक हमाकत की और 10 मई को हमने उसको जवाब दिया, तो उसके बाद फौज का अहमज बढ़ता गया। और आज उन लोगों को, अभी वही लोग रह गए हैं जिनके, जो बेवकूफ़ लोग हैं, वो कहते हैं कि समझदार बंदा खड्डे, दूसरे बंदे को खड्डे में गिरते हुए देख के समझ जाता है कि आगे खड्डा है। और कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो खड्डे में गिर कर समझते हैं कि ये खड्डा है। तो कुछ वो फिर भी नहीं समझते। वो 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 लोग रह गए हैं। अदरवाइज फौज की कदर करते हैं लोग अभी। और फौज की इसलिए कदर करते हैं कि उनको आज़ादी की कदर है। फौज के बगैर आजकल आपकी आज़ादी कायम रखना नामुमकिन है। फौज के बगैर मुल्क की आज़ादी कायम रखना नामुमकिन है। सांस लेना नामुमकिन है, इज्जत महफूज रखना नामुमकिन है। ये हमारी फौज हो जो ईमान से माला माल है, जो आज भी, अभी भी मैं और आप बड़े कुर्सियों पे बैठ के बात कर रहे हैं, आज भी वो हो सकता है किसी के साथ, दुश्मन के साथ पंजा आजमाई कर रहा हो, दुश्मन के कोई सियाचिन में है, कोई सहराओं में है, शहरों में। कोई कहाँ पे है। बिल्कुल इसी तरह। और जब
वज़ीरिस्तान में लोग चलते हैं तो उनको कोई पता नहीं कि मेरा किस वक़्त पाँव आगे किसी आईडी पे आए और मैं उड़ जाऊँ। जो सुरंगें बिछा के दहशतगर्द लोग। बहुत सारे बहुत फ़ौजी अभी हर वक़्त मौत को अपने करीब से देखता है और अपनी मौत को अपने हाथ में लेकर फिर रहा है। लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है। ये क्या जज़्बा है? ये कौम कौम ने उसको जज़्बा दिया हुआ है। कौम कहती है कि आप आगे जाएँ, हम आपके साथ हैं। और जब ये कहती है ना हम आपके साथ हैं, सिपाही कहता है अभी मेरे पास राइफ़ल भी ना हो तो मैं वैसे भी जंग लड़ लूँगा। हथियार जंग नहीं लड़ते, ईमान जंग लड़ता है, जज़्बा जंग लड़ता है और कौमें जंग लड़ती हैं। कौम में जब इत्तेफ़ाक हो तो जंग लड़ते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ उन लोगों से जो मेरे मुल्क के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर बहकर उनको गुमराह कर रहे हैं। उनको मैं कहूँगा कि उन चैनल्सों को, उन यूट्यूबों को ब्लॉक करें, अपनी फ़ौज की तरफ आएँ, अच्छी बात सुनें क्योंकि हमारा दीन भी ये कहता है कि अच्छी बात सुनें और फ़ौज हमारी जो है ये आप देखें बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी कह रहे हैं वो जैकेट जो मेरे वाली जैकेट जो आप कह रहे हैं मेडल वाली जैकेट, इंशाल्लाह उस जैकेट में भी ज़रूर इंटरव्यू देंगे। उसके साथ मेरे मेडल लगे हुए हैं। फौजी जब रिटायर्ड होता है तो वो यूनिफ़ॉर्म जमा कराता है। लेकिन यूनिफ़ॉर्म एक साथ मिलता है हमें कि जब भी ऐसा वक़्त आता है आपने यूनिफ़ॉर्म पहनकर शाना बशाना फ़ौज के लड़ना है आपने। तो आज भी हमारे ईमान दफ़न वहाँ वहाँ पर हम ईमान जमा करा कर नहीं आए। हम अपनी आप को जमा करा कर नहीं आए। सिर्फ़ वर्दी एक जमा कराई है, वो एक तरीक़ाकार है हमारी फ़ौज का। अदरवाइज़ सारी फ़ौज की जो चीज़ें हैं आज भी हमारे साथ हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ हर वक़्त और अपने मुल्क के दफ़ा के चप्पे-चप्पे के लिए मैं थोड़ा-सा आपका टाइम लूँगा कि पिछले दिनों जब बयानुल मरसूस हुआ था, तो मैं आपको बताऊँ कि एक बाबा हमारा बहुत बूढ़ा है, 70 साल का है। उसने मैं वेलफेयर अफ़सर हूँ ज़िला चकवाल में, तो उसने कहा जी मैं मेरा भी नाम लिखें। मैंने कहा मैं तो नाम नहीं लिख रहा हूँ। कहते मुझे पता चला आप नाम लिख रहे हैं जो फ़ौज के साथ लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा तो आप क्या करेंगे? कहते मैं सिर्फ़ कुछ भी नहीं करूँगा जिस तरह हमारे 1965 में फौजियों ने जब देखा कि हमारे पास हथियार नहीं, उनके टैंक उन्होंने कहा था कि हम नश्त आकर लाहौर में करेंगे, तो उन्होंने ग्रेनेड बांधे अपनी छाती के साथ और टैंकों के नीचे लेट गए। हर एक बंदे ने एक-एक टैंक तबाह किया और उनकी आर्मर मुकम्मल तौर पे फेल हो गई है और वो दुश्मन वहाँ से ही वापस चला गया। तो वो याद हम ताज़ा करेंगे कि दोबारा हम 80-90 साल तो जी चुके हैं और हमने क्या करना है जी कर। तो हम दुश्मन को वहाँ ही उसको तबाह करेंगे उसके अंदर जाकर। तो ये देखें, ये है जज़्बा रिटायरमेंट के बाद भी। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये आप हाज़िर सर्विस थे या जो इनके हमारे भाई जो हाज़िर सर्विस हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर पे भी हैं, जो थर के सहराओं में भी हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी हैं, जो कि पहाड़ों में भी हैं, कैसी-कैसी मुश्किल जगहों पे हैं। मगर देखें कि वो जागते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, हम अपने आप को महफ़ूज़ समझते हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि सूबेदार मेजर लाल खान साहब, जो कि पीएमए अकेडमी काकूल के अंदर ऑफ़िसर्स को ट्रेनिंग देते रहे हैं, उनसे फिर टाइम लेकर के उनसे बातचीत करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। आज के लिए इतना ही। अब्दुल खालिक दरवेश को ओपन स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।